वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक सीरीज शुरू की है। इसमें हम ये थर्ड ईयर का एक पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पेपर के जो यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो इंटरलेटेड और इंटरकनेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको अलग अलग डिस्कस करना सही नहीं रहेगा, इसलिए हम इनको एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग और हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन। फिर हिमाचल एज ए यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल, और एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के दौरान प्रशासन। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं ये 2 यूनिट्स में हैं आपके पेपर में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में भी ये टॉपिक्स आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता महसूस की। इस आवश्यकता के मुख्य रूप से 2 कारक थे, और वो थे, एक, इस विशाल देश के लिए एक नया प्रशासनिक ढांचा विकसित करना जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासत दोनों शामिल थे। दूसरा, नए भारत का जन्म क्षेत्रीय शासन की विरासत के साथ हुआ था, इसलिए क्षेत्रीय सरकार को छोड़ना आसान नहीं था। इन कारकों के कारण राज्यों और प्रांतों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी, लेकिन ये पुनर्गठन इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत में विविधता पाई जाती थी, और अभी भी है। चाहे वो आप ज्योग्राफिकल देख लें, सोशली देख लें, इकोनॉमिकली देख लें, कल्चरली देख लें, पॉलिटिकली देख लें, या एडमिनिस्ट्रेटिव देख लें, इस तरह की विविधता पाई जाती थी, और इनको सही ढंग से सिस्टमेटाइज करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी, इसलिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने अंतरिम संघवाद, एंट्रिम फेडरलिज्म, अस्थायी आधार पर अपनाया, जहां 4 प्रकार के राज्यों का सीमांकन किया गया। 4 प्रकार के राज्य कौन कौन से? एक, पार्ट ए स्टेट्स, सभी ब्रिटिश प्रांत, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। दूसरा, पार्ट बी स्टेट, श्रेणी बी, विधायिका के साथ रियासतें, कौन कौन सी? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब। फिर आती है आपकी श्रेणी सी, पार्ट सी स्टेट्स, ठीक है, मध्यम आकार की रियासतें, जिसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार और कुर्ग। और चौथी थी आपकी पार्ट डी स्टेट्स, विशेष दर्जा राज्य, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थे। तो ये 4 तरह के राज्यों का सीमांकन किया गया, क्योंकि शुरू से ही एक संघ बनाने की क्या थी, कवायद थी, इसलिए अस्थायी तौर पर संघवाद बनाने के लिए अपनाया गया, और इस तरह के 4 तरह के राज्यों का गठन या सीमांकन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ओके। लेकिन भारतीय संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक इकाइयों को पुनर्गठित करना आवश्यक था। इसलिए भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग के 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। और कौन कौन से सदस्य थे? एक थे आपके फजल अली, जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरे इसके सदस्य के.एम. पानीकर, और तीसरे इसके सदस्य थे H.N. कुंजरू, ठीक है। ये 3 सदस्यों वाला क्या था? आयोग था।
आयोग ने राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन के लिए 1951 की जनगणना को आधार बनाया, जिसके अनुसार भारत में लगभग 744 भाषाएं और बोलियां 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 थीं, लेकिन 97% आबादी 97% जो पॉपुलेशन थी वो केवल 14 भाषाओं से अच्छी तरह परिचित थी। कितनी भाषाओं से? 14। मतलब 97% आबादी जो थी वो 14 भाषाएं बोला करती थी। इस हिसाब से आप समझ लें, ठीक है। वो किसी क्षेत्र में एक भाषा, किसी में दूसरी, इस तरह से 14 भाषाएं थी, ठीक है। हालांकि फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के विचार को खारिज कर दिया, चूंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन फिर भी आयोग ने उस समय की मांग को देखते हुए आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की सिफारिश की, ठीक है। इस बात की पुष्टि जो है वो कहां से होती है? वो राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की रिपोर्ट के भाग 2 में होती है, ठीक है। इस रिपोर्ट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भाग 2 में, रिपोर्ट के भाग 2 में एक शीर्षक है जिसका नाम है पुनर्गठन पर असर करने वाले कारक, ठीक है। तो आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाषा या संस्कृति के एकल परीक्षण के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है, लेकिन यह कि हमारी राष्ट्रीय एकता के हित में पूरी समस्या के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, ठीक है। तो यहां पे बात ये आती है कि जो आयोग था वो वैसे तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि एक संतुलित दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो ठीक है, भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो जाए। अतः निम्नलिखित तर्कों के साथ भाषाई राज्यों के गठन की जोरदार समर्थन किया। पहला तर्क उन्होंने दिया, दुनिया के इस हिस्से में यह कोई नया प्रयोग नहीं होगा। यदि भाषाई सिद्धांतों पर आधारित ब्रिटिश प्रांत सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं तो संघीय भारत के लिए कोई समस्या नहीं हो सकती है। दूसरा तर्क था, केवल 14 भाषाएं हैं जो प्रमुख हैं और राज्यों को बनाने के लिए व्यवहार्य भी हैं, क्योंकि उनके पास एक विशाल क्षेत्र पर भौगोलिक निरंतरता है। इसलिए यदि भाषाई राज्य बनते हैं तो भाषाई तनाव कम से कम होंगे, ठीक है। और तीसरा दिया उन्होंने तर्क, प्रशासनिक दक्षता अधिक होगी, ठीक है। क्यों ये तर्क दिए? इन तर्कों के आधार पर उन्होंने क्या किया, राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर करने की सिफारिश दी। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी? आयोग ने 30 सितंबर 1955 को निम्नलिखित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और वो सिफारिशें थी, पहला, त्रिस्तरीय पार्ट ए बी सी जो राज्य व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरा रिकमेंडेशंस थी, राज प्रमुख की संस्था और पूर्व रियासतों के साथ विशेष समझौता समाप्त किए जाए। तीसरी रिकमेंडेशन थी, अनुच्छेद 371 द्वारा भारत सरकार में निहित सामान्य नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और चौथी थी, केवल निम्नलिखित 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, और वो कौन कौन से? अंडमान और निकोबार, दिल्ली और मणिपुर। और अन्य पार्ट सी स्टेट्स, पार्ट सी और डी जो प्रदेश थे, उनको निकटवर्ती राज्यों में मिला दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब ये बात करते हैं, हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं 1955 की, तो उस समय हमारा हिमाचल प्रदेश जो था वो क्या था? वो पार्ट सी स्टेट था, ठीक है। तो इस आयोग के अनुसार क्या बोला गया कि हिमाचल को भी जो उसकी एडजॉइनिंग स्टेट्स है, अब एडजॉइनिंग स्टेट कौन सी थी उसमें थी पंजाब, तो उसमें मिला दिया जाना चाहिए। लोकसभा में इस रिपोर्ट को 14 दिसंबर 1955 में पेश किया गया, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये 1955 में पेश की गई थी, 14 दिसंबर 1955 में, ओके। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया।
सरकार ने इसकी सिफारिशों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया, जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। ठीक है, इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नागालैंड गठित हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए और 1987 में मिजोरम का गठन किया गया और केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ओके, हिमाचल प्रदेश और राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, उसमें हिमाचल एक पार्ट सी स्टेट था। यहां पर विधानसभा गठित की गई थी और एक लोकप्रिय सरकार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में काम कर रही थी। आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन रिपोर्ट में हिमाचल से संबंधित कोई अच्छी खबर नहीं थी। इस रिपोर्ट ने हिमाचल के लोगों की हिमाचल को एक अलग प्रांत बनाने की प्रबल इच्छा पर पानी फेर दिया, क्योंकि आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने की सिफारिश की थी। यह फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया था, क्योंकि आयोग के 2 सदस्य हिमाचल को पंजाब में मिलाने के पक्ष में थे, लेकिन आयोग के अध्यक्ष हिमाचल को एक अलग प्रांत बनाए रखने के पक्ष में थे। हिमाचल से संबंधित सिफारिश। आयोग ने कहा कि सही रास्ता यही होगा कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दिया जाए और साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में बाधा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार को इस क्षेत्र पर पर्यवेक्षी अधिकार बनाए रखना चाहिए और इसके विकास के लिए केंद्रीय सहायता के प्रवाह को 10 साल की एक और अवधि के लिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने प्रस्तावित करते हुए कहा कि हमने पंजाब के भविष्य के संबंध में सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया है। उन्मूलन की प्रक्रिया से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पंजाब के मौजूदा राज्यों हिसार जिले के लोहारू उप तहसील को छोड़कर पेप्सू और हिमाचल प्रदेश का एक एकीकृत इकाई में विलय सबसे संतोषजनक समाधान है जिसे प्रस्तावित किया जा सकता है। ओके, तो ये सिफारिशें हिमाचल प्रदेश से संबंधित, ठीक है। लेकिन फजल अली दूसरे पक्ष में थे। फजल अली जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, वे हिमाचल के बारे में अन्य 2 सदस्यों से अलग राय रखते थे। वे हिमाचल को अलग प्रांत बनाए रखने के पक्ष में थे, लेकिन आयोग में निर्णय बहुमत से लिया गया था, इसलिए उन्होंने हिमाचल के संबंध में अलग से अपनी टिप्पणी दी और उसमें लिखा उन्होंने उस टिप्पणी में, मुझे खेद है कि मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में मेरे सम्मानित साथियों द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को मानने में असमर्थ हूं। मेरे निर्णय में इस राज्य को एक अलग इकाई के रूप में जारी रहना चाहिए और केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होना चाहिए। जो भी हो, अपनी स्वतंत्र जांच के परिणाम स्वरूप जिन कारणों से मैं बताने जा रहा हूं, उन कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हिमाचल प्रदेश का पंजाब में विलय करना बुद्धिमानी नहीं होगा। अतः इस तरह से हम देख रहे हैं कि फजल अली जो थे वो हिमाचल को एक अलग प्रांत बनाने के पक्ष में थे, जबकि जो 2 सदस्य थे वो हिमाचल का विलय पंजाब में करने के पक्ष में थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के फैसले से जनता और उनके प्रतिनिधि हैरान रह गए। वे जानते थे कि पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ भी हासिल किया गया है वह शून्य हो जाएगा और विलय के मामले में मैदानी इलाकों के प्रभुत्व का एक नया युग शुरू हो जाएगा। हिमाचल की जनता और उनके प्रतिनिधि यह समझ गए
कि भारत के मानचित्र पर प्रदेश को एक अलग इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए गंभीर लड़ाई शुरू करने का समय आ गया था। प्रदेश मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से हिमाचल को अलग रखने के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को त्यागने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने लिखित में दिया कि यदि अलग रहने के लिए एकमात्र रास्ता विधायिका को आत्मसमर्पण करना है तो वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हिमाचल के सभी राजनीतिक दल केंद्र सरकार से हिमाचल को अलग भौगोलिक इकाई बनाए रखने के लिए बातचीत और प्रतिवेदन देते रहे। कई महीनों के बाद विवाद और प्रतिवेदनों के पश्चात केंद्र सरकार ने हिमाचल को अलग भौगोलिक इकाई बनाए रखने का आश्वासन दिया और सन 1956 को हिमाचल एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरह से जद्दोजहद और वाद विवाद के बाद केंद्र सरकार मान गई और उसने क्या किया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसकी जो सिफारिश थी उसको न मानते हुए हिमाचल को एक अलग इकाई के रूप में रखा। हिमाचल प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लोगों और उनके प्रतिनिधियों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में सुधार करते हुए हिमाचल प्रदेश का पंजाब में विलय न करते हुए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल के लोकप्रिय मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने हिमाचल प्रशासन को चलाने के लिए एक प्रशासक लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति कर दी। हिमाचल की विधानसभा समाप्त कर दी गई। हिमाचल का सचिवालय सीधे प्रशासक के नियंत्रण में चला गया। ओके, तो केंद्र शासित प्रदेश के दौरान जब ये हिमाचल प्रदेश हमारा केंद्र शासित प्रदेश था उस समय प्रशासन कैसा था उसके बारे में देखते हैं कि विधानसभा और मंत्रिमंडल क्योंकि भंग हो गए थे तो सचिवालय का पुनर्गठन किया गया और जो विभिन्न विभाग थे उनको प्रशासनिक सचिवों के अधीन कर दिया गया। जैसे मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, नियुक्तियां, सचिव वित्त चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, सचिव कानून और न्याय विभाग, सचिव लोक आपूर्ति सहकारिता स्थानीय स्वशासन और सचिव पुलिस विभाग। ठीक है, इस तरह से सचिवालय का पुनर्गठन किया गया और सन 1957 में भारत सरकार ने हिमाचल को आईएएस काडर देने की सैद्धांतिक सहमति दी, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। बाद में क्या किया कि भारत सरकार ने दिल्ली और हिमाचल का मिला जुला आईएएस और आईपीएस काडर बना दिया, जिसका नियंत्रण और संचालन जो है वो गृह मंत्रालय के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय था उसके हाथ में दे दिया। इसके साथ ही एक और शासन व्यवस्था साथ में दी, प्रादेशिक या क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय मुद्दों पर नियंत्रण का आभास देने के लिए भारतीय संसद ने प्रादेशिक परिषद कानून 1956 पारित किया। इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपका टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 है, वहां उसको आप देख सकते हैं। इस कानून की धाराओं के अनुसार जिला बोर्ड की तर्ज पर प्रादेशिक परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रादेशिक परिषद होगी। प्रादेशिक परिषद के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होगा और केंद्र सरकार जो है वो 4 से अधिक व्यक्तियों को नामित नहीं कर सकती थी। तो ये थे कुछ प्रावधान जो उसमें किए थे और उसी में जो टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट है उसमें परिषद के कुछ कार्य जो है वो बताए गए हैं कि क्या क्या कार्य करेगी ये प्रादेशिक परिषद जो है। तो उसमें लगभग 22 कार्य जो हैं वो लिखे गए थे, जैसे ऐसी अचल अचल और संपत्ति और संस्थाओं का रखरखाव और प्रबंधन जो उस परिषद को हस्तांतरित की जा सकती हैं। ऐसी सड़कों, पुलों, चैनलों, भवनों और टैंकों का निर्माण, मुरम्मत, रखरखाव जो परिषद को हस्तांतरित की जा सकती हैं। वृक्षों और रास्तों का रोपण और संरक्षण,
अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी सड़क के किनारे किसी विशेष प्रकार के जानवरों या वाहनों को चलाने, सवारी करने या आगे बढ़ने या निर्धारित वजन से अधिक गाड़ियां और गाड़ी चलाने का विनियमन और निषेध, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से रोपवे, ट्रॉमवे और परिवहन के अन्य साधनों का निर्माण और रखरखाव, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन और इन संस्थानों से जुड़े सभी भवनों का निर्माण और मुरम्मत, शिक्षकों का प्रशिक्षण और छात्रवृत्तियों की स्थापना, पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के तहत ऐसे कार्यों सहित पाउंड की स्थापना और रखरखाव जो परिषद को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, अस्पतालों की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन, बाजारों और मेलों, विश्राम गृहों और शिविर स्थलों की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन और इन संस्थानों से जुड़े सभी भवनों का निर्माण, मुरम्मत और रखरखाव, सराय रखने वालों का विनियमन और नियंत्रण, पीने, खाना पकाने और नहाने के प्रयोजनों के लिए पानी आपूर्ति, भंडारण, प्रदूषण से बचाव, तटबंधों का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति, भंडारण और नियंत्रण, मिट्टी का संरक्षण और सुधार, पशुधन का संरक्षण और सुधार और पशु रोगों के रोकथाम और पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जन्म, विवाह और मृत्यु का पंजीकरण, मेले और कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों और मॉडल फॉर्म की स्थापना और रखरखाव, ऐसे घाटों का प्रबंधन जिन्हें परिषद का प्रभार सौंपा जाए, राहत कार्यों की शुरुआत, निरीक्षण और नियंत्रण, पंचायतों का अधीक्षण और नियंत्रण और उन्हें अनुदान देना, जनता के स्वास्थ्य, आराम, सुविधा और हितों या क्षेत्र की कृषि या औद्योगिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कोई अन्य स्थानीय कार्य या उपाय। तो ये जो कार्य हैं, ये जो फंक्शंस हैं, ये क्षेत्रीय परिषद को या प्रादेशिक परिषद को दिए गए थे अकॉर्डिंग टू टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956। ओके। केंद्रीय परिषद कानून 1956 के तहत हिमाचल में भी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। इससे एक प्रकार की शासन पद्धति पैदा हुई जिसे द्वैध शासन की संज्ञा दी जा सकती है। इसका अर्थ था दो शासकों के अधीन होना, द्वैध शासन। और इस नई प्रणाली के द्वारा हिमाचल में प्रशासन की दोहरी व्यवस्था कायम हो गई, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल और उसके अधिकारी तथा दूसरा क्षेत्रीय परिषद और उसके अधिकारी। तो इस तरह से ये दो तरह की जो है वो क्या प्रशासन जो था या शासन जो था वो व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। हिमाचल में विषयों को भी दो वर्गों में बांट दिया गया। ठीक है। एक वर्ग में जिला स्तर की शिक्षा, ग्रामीण सड़कें, पुल, भवन, पंचायतों का प्रशासन एवं नियंत्रण, उद्योगों का विकास, कृषि एवं सहकारिता के विषयों को रखा गया और इन विषयों को के प्रशासन को प्रादेशिक परिषद के हाथ में दिया गया। और दूसरे वर्ग में वित्त, नियुक्तियां, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और भूमि कर आदि रखे गए और इनका प्रशासन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में दिया गया, जो उनके उसके पास अधिकारी थे, मुख्य सचिव और अन्य सचिव जो थे वो उनके माध्यम से इनका प्रशासन करने लगा। तो इस तरह से द्वैध शासन प्रणाली जो है वो हिमाचल में शुरू हो गई। इसके अलावा गृह मंत्रालय में एक परामर्श समिति भी थी जिसमें प्रदेश के सांसद और लेफ्टिनेंट जनरल सदस्य शामिल थे। ठीक है। इसका मुख्य कार्य केंद्रीय सरकार को प्रदेश विषयक प्रशासनिक नीति, कानून निर्माण और वित्तीय मामलों पर सलाह देना था। तो इस तरह से अगर हम प्रशासन की बात करें, जब जो केंद्रीय परिषद कानून 1956 जब लागू किया गया हिमाचल प्रदेश में, तो दोहरी शासन व्यवस्था हो गई। इसका मतलब यह है कि केंद्र शासित प्रदेश बनते ही हिमाचल की विधानसभा जो है वो भंग कर दी गई। ठीक है। उसके स्थान पर क्या बना दिया गया? परिषद बना दी गई
प्रादेशिक परिषद बना दी गई और साथ में हिमाचल का प्रशासक बना दिया गया जिसे लेफ्टिनेंट जनरल कहते थे। ठीक है, तो ये दो तरह की शासन व्यवस्था जो है यहां पे हिमाचल में शुरू हो गई। प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष का चुनाव परिषद के सदस्य करते थे। परिषद के एकमात्र अध्यक्ष, इसके पहले अध्यक्ष करम सिंह थे, सिर्फ एकमात्र अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, वो थे करम सिंह, जिन्हें 15 अगस्त 1957 को चुना गया था। इस परिषद का उन सेवाओं में नियुक्तियों पर पूर्ण अधिकार नहीं था जिनका नियंत्रण उनके जिम्मे था। उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली नियुक्तियों में भी अध्यक्ष और परिषद को प्रशासक अथवा केंद्रीय लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होता था। तो यहां हम ये बोल सकते हैं कि जो परिषद थी वो नामात्र के लिए थी। ठीक है, क्योंकि उसको कोई भी काम करना होता था तो वो उसे किससे परामर्श लेना पड़ता था? जो लेफ्टिनेंट जनरल था यहाँ पे, या जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था उससे परामर्श लेना पड़ते थे। ठीक है, अभी जो दैत शासन व्यवस्था थी इसका प्रभाव क्या हुआ? पहली बात यह है कि जो कर्मचारी वर्ग था वो बहुत ही नाखुश था, वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि जो स्थानीय जो परिषद के अधीन जो कर्मचारी थे उनको प्रादेशिक सेवा का हिस्सा नहीं समझते थे, समझा जाता था, नहीं समझा जाता, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन अधिकारी थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और जो प्रादेशिक परिषद के अधीन थे उनको वो इन्फीरियर समझते थे। ठीक है, नीचा समझते थे और साथ ही उनकी तरक्की के जो अवसर थे वो भी बहुत कम थे। ठीक है, दूसरा, प्रादेशिक परिषद को प्रशासन से दूर रखा जाता था क्योंकि प्रशासन का बड़ा हिस्सा लेफ्टिनेंट जनरल के हाथों में था। ठीक है, और तीसरा, सत्ता नियंत्रण के दो केंद्र बनने से प्रदेश का खर्च दुगना हो गया था। ठीक है, दो केंद्र बन गए ना, जैसे एक प्रादेशिक परिषद थी और एक आपका प्रशासक था, तो अलग अलग शासन व्यवस्था चली हुई थी एक साथ। ठीक है, तो खर्चा भी क्या हो गया? दोहरा हो गया। और प्रादेशिक परिषद के पास केवल गौण विषय ही थे जबकि महत्वपूर्ण विषय लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में थे। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण विषय थे, चाहे वो वित्त की बात कर लो आप, कानून व्यवस्था की बात कर लो आप, नियुक्तियों की बात कर लो आप, ये सारे के सारे विषय जो थे वो किसके पास रखे हुए थे? वो लेफ्टिनेंट जनरल के पास थे। इसका मतलब ये कि जो हमारी उसमें प्रादेशिक परिषद थी वो ऐसे ही एक जैसे कहते हैं ना कि आपको एक दे दिया चूर्ण, दे दी चूर्ण खिला दिया कि जी ठीक है आप मजे करो। ठीक है, हाँ आपको दिया है, यहाँ पे आप आपकी एक परिषद बना दी है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास शक्ति नहीं थी इसी तरह की। हिमाचल में प्रशासनिक सुधार, ये जो दोहरी शासन व्यवस्था है इससे प्रदेश में गठित परिषद के सदस्य और लोग खुश नहीं थे। प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के लिए प्रादेशिक परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। पूरे प्रदेश में लोगों ने प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के लिए बैठकें भी की। लोगों के एक लंबे और शांतिपूर्ण संघर्ष ने भारत सरकार को आश्वस्त किया कि लोगों के प्रतिनिधियों को अपने मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, अर्थात कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बहाल कर देनी चाहिए। अतः हिमाचल में प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार ने केंद्र के कानून मंत्री A.K. सेन, उसमें कानून मंत्री थे A.K. सेन, के अधीन एक समिति का गठन किया। इसका काम व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों के संवैधानिक, वित्तीय, प्रशासनिक पक्षों का अध्ययन करना था। इस समिति ने 1962 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रादेशिक परिषदों को अधिक विषयों पर अधिकार देने का सुझाव दिया ताकि इसकी शक्ति प्रशासक के समकक्ष या समान हो जाए। लेकिन प्रदेश के नेता और लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रदेश में उत्तरदायी विधानसभा को बहाल किया जाए। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963,
लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963 पारित कर दिया। यह अधिनियम विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग तिथियों पर लागू हुआ था। गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी के लिए यह 13 मई 1963 को लागू हुआ, लेकिन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, नगर हवेली, दादर, मणिपुर और त्रिपुरा में यह 1 जुलाई 1963 को लागू हुआ, लेकिन मिजोरम में यह अधिनियम 3 मई 1972 में लागू हुआ। ठीक है। इस अधिनियम की धाराओं के तहत, अब ये जो अधिनियम है इसका भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं उसको। और इसकी धाराओं के तहत क्या किया गया, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधानसभा होगी। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 30 होगी। केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों के रूप में 3 से अधिक व्यक्तियों को, जो सरकार की सेवा में व्यक्ति नहीं है, नामित कर सकती है। और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। तो ये जो द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, उसमें ये प्रावधान किए गए। ठीक है। अतः इस अधिनियम के अनुसार हिमाचल की प्रादेशिक परिषद को विधानसभा में बदल दिया गया, मतलब अर्थात कि जो विधानसभा थी उसको बहाल कर दिया गया। 1 जुलाई 1963 को 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में कार्यभार संभाला। इससे लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की इच्छा पूरी हुई। 1963 में जब विधानसभा बहाल की गई, तब प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसका खाका प्रशासक की इच्छा अनुसार बनाया गया था, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल के इच्छा अनुसार। लेकिन चुनी हुई सरकार ने सत्ता में आते ही इसकी वरीयताओं को पुनः निर्धारित किया और स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। प्रशासक और प्रादेशिक परिषद के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विलय कर दिया गया। 1965 में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग पुलिस एवं सामान्य प्रशासन के काडर बनाए जाएं। अतः दिल्ली, हिमाचल और अंडमान निकोबार के लिए एक काडर बनाया गया। हिमाचल का पुनर्गठन। लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राप्ति के बाद प्रदेश की सरकार ने हिमाचल के लिए उचित आकार और अस्तित्व प्राप्त करने के प्रयत्न जारी रखे। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। सरकार ने विशाल हिमाचल का पूरा मसौदा बनाकर केंद्र सरकार को भेजा और पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग के सामने भी पेश किया। पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग ने पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाने की सिफारिश की। 18 सितंबर 1966 को भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित किया। इसके अनुसार पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाने का प्रावधान किया गया। ये जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। अंततः 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, ऊना, नालागढ़, डलहौजी और बकलो को हिमाचल में मिला दिया गया। इससे हिमाचल का आकार बढ़कर 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया और एक पूर्ण पहाड़ी प्रांत स्थापित हो गया। तो इस तरह से हिमाचल का पुनर्गठन किया गया। इसमें जो पंजाब के क्षेत्र थे, पहाड़ी क्षेत्र से उनको मिला दिया गया। ओके, तो ये था हिमाचल का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, हिमाचल अंडर हिमाचल ड्यूरिंग यूनियन टेरिटरीज, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल ड्यूरिंग यूनियन टेरिटरीज। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और बाकी जो मैं जितने भी आपके एक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद
और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में कमेंट जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, या किसी तरह की त्रुटि कोई चीज़ छूट रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आगे के वीडियो जो है मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं। ओके, धन्यवाद।